हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स में कुछ चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है साउंड। अभी जितनी भी क्लासेस हम लोग ने पढ़ी हैं, ठीक है, देखो फिज़िक्स क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट पर बेस है। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो फिज़िक्स में लास्ट में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ये मतलब है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। और वो कोई क्वेश्चन मेरे बनाए या किसी के बनाए नहीं है, वो कमीशन के द्वारा क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या तो पीसीएस में पूछा गया है, या रेलवे में, या एसआई में, या तो और किसी एसएससी में पूछा गया है। क्लियर है। तो उसी क्रम में जो है हम लोग अब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स का एक अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? साउंड। साउंड पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ें ताकि उससे हम लोग आके लिंक करेंगे। क्लियर है। वो छोटा सा चैप्टर क्या है? वो है वेव्स। ठीक है, वो है वेव्स। वेव्स माने तरंगे। ठीक है, तरंगे को पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे से हम लोग कई सारी चीजें लिंक करते हैं। ठीक है, इसको पहले ही पढ़ाना चाहिए था लेकिन मुझे याद नहीं था, तो हमने कहा आज चलो देख लेते हैं। ठीक है, वेव्स, तरंगे। वेव्स जो होती हैं ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की वेव्स होती हैं। वेव्स माने क्या? जो तरंगे ऐसे ऐसे करके तरंगे होती हैं उनको वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की? दो प्रकार की वेव्स होती हैं। सबसे पहली प्रकार का जो होता है वो है क्या? वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने विद्युत चुंबकीय किरणें। ठीक है, कौन सी किरणें? विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। विच रिक्वायर्स नो मीडियम, कोई मीडियम इसको, नो मीडियम। ठीक है, नो मीडियम जो है इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। माने सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम इसके लिए जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? ये निर्वात में चलती हैं। समझ रहे हो? ये निर्वात में सबसे तेज चलती हैं। जैसे क्या? जैसे पिछला ही चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ाया है, आपको क्या पढ़ाया था? पिछला चैप्टर लाइट पढ़ाया है हम लोग ने, है लाइट, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। ठीक है, तो निर्वात में मतलब ये कोई मीडियम, नो मीडियम मतलब क्या? कि ये सबसे ज्यादा तेज किस में चलेंगी? वैक्यूम में चलेंगी। ठीक है, किस में चलेगी? वैक्यूम में चलेंगी ये। क्लियर है? समझ में? अब नो मीडियम रिक्वायर मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मीडियम में चलेंगे ही नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मीडियम में चलेंगी ही नहीं। हाँ चलेंगी, लेकिन क्या है, इसके लिए जब मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मीडियम हो या ना हो फिर भी ये चलती रहेंगी। जैसे निर्वात में कोई मीडियम नहीं, इसमें सबसे तेज चलेंगे जैसे प्रकाश जो चलती है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज क्या है, ये अगर गैस है, ठीक है, सबसे तेज वैक्यूम में चलती है। फिर आता है गैस में चलेंगी, फिर उससे कम किस में चलेंगी? लिक्विड में चलेंगी। उससे कम किस में चलेंगी? लिक्विड में चलेंगी, है ना। और उसके बाद में सॉलिड में जो है ये नहीं चलती हैं, सॉलिड में ये नहीं चलती हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो किसी उसको चलने के लिए निर्वात की मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कौन? जैसे नंबर 1, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स होती हैं, प्रकाश की तरंगे जो होती हैं, पहला एग्जांपल। ठीक है, पहला एग्जांपल। और कौन से एग्जांपल? जैसे क्या? जैसे एक्सरेज, सेकंड एक्सरेज हैं, एक्सरेज इसकी खोज किसने, डिस्कवरी किसने करी है? ये भी लिख लो, रॉन्टजन ने। इसकी खोज किसने करी है? रॉन्टजन ने करी है। ठीक है, एक्सरे हो गई। ठीक है, तीसरी नंबर पर गामा रेस। कौन सी रेस? गामा रेस। ठीक है, गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें, ये जो है गामा किरणें जो होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं।
ये इतनी पावरफुल होती हैं कि 30 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल अगर ले लिया जाए, 30 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल, 30 सेंटीमीटर मतलब क्या, जो बड़ी वाली स्केल आती है इतनी बड़ी, ठीक है, वो इतनी मोटी अगर एल्यूमिनियम की फॉइल माने चादर समझ लो ले लिया जाए, उसको भेदने की क्षमता रखती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं। तो मैक्सिमम, ठीक है, ये क्या होती हैं, मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग माने भेदने की क्षमता है, मैक्सिमम कितनी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम, ठीक है, 30 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक, इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कौन, ये गामा किरणें। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंगे हो गई, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। फिर दूसरी टाइप की जो तरंगे होती हैं, ये लिख लेना, ठीक है। दूसरी टाइप की जो तरंगे होती हैं वो होती हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे, ठीक है, मैकेनिकल या यांत्रिक तरंगे। सेकंड नंबर, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे, ठीक है। ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये क्या है, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माने मीडियम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये नहीं चल पाएंगे। निर्वात में, जैसे निर्वात है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल खाली है, वैक्यूम खाली है, तो वहां पर ये नहीं चल सकती। समझ में आया, वहां पर ये नहीं चल सकती, ठीक है। तो जैसे क्या है, मैंने आपको बताया है क्या कि इनको चलने के लिए क्या माध्यम की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 हमारे माध्यम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमने बनाया, ये क्या बनाया, सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉलिड में ये सबसे तेज चलेंगी, ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, ये सबसे तेज चलेंगी। फिर लिक्विड की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हैं, तो दूर मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से थोड़ा कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद में क्या फिर गैस। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो गैस में क्या होगा, सबसे धीरे चलेंगे। लेकिन वैक्यूम की अगर बात करें, निर्वात की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल ही चलेंगी ही नहीं। यहां पर वैक्यूम में बिल्कुल ये नहीं चल सकती, क्योंकि यांत्रिक तरंगों का मतलब ही होता है वो तरंगे जो चलने के लिए, जिनके लिए माध्यम की जरूरत है, ठीक है, रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, मीडियम टू ट्रैवल। ये जो है बिना मीडियम के जो है ये नहीं चल सकती। समझ में आया, ठीक है। तो मीडियम के होना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। चलो मैं तब तक जो है इंक डाल लेता हूं, थोड़ा इंक कमी लग रही है, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक। अब देखो यांत्रिक जो तरंगे होती हैं, ये यांत्रिक तरंगे, ये बेसिकली 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं, ये 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। नंबर वन, एक तरंगे होती हैं, कौन सी, एक तरंगे होती हैं इसमें ट्रांसवर्स वेव माने अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव माने अनुप्रस्थ तरंगे। और एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल तरंगे, ठीक है। जरा देखते हैं हम लोग और देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 होती है ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स माने अनुप्रस्थ तरंगे। ये वो तरंगे होती हैं जो ऐसे तरंगों में ऐसे चलती हैं, जैसे रस्सी में चलती हैं। कहां चलती हैं, रस्सी में। रस्सी ले लो, ऐसे करो तो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल ऐसे करके वो चलती है, ठीक है। तो कहां चलती हैं, ये ऐसे करके चलती, कहां, स्ट्रिंग में, रस्सी में, ठीक है, स्ट्रिंग में, रस्सी में। और कहां चलती हैं, पानी, जैसे तालाब भरा हुआ है, तालाब में क्या करो, एक कंकड़ मारो तो उसमें क्या होता है, लेयर्स, ऐसे लेयर्स आ जाती है। क्लियर है, लेयर्स आ जाती है कि नहीं है। तो इसी में जो है गाना भी बना है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, है नहीं, ऐसा ही नहीं।
तो कहाँ चलती हैं, कहाँ, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। समझ रहे हो, कहाँ चलती हैं, स्ट्रिंग में चलेंगी, रस्सी में चलेंगी, और कहाँ, सरफेस ऑफ वाटर में चलती हैं। कौन सी तरंगे, ये ट्रांसवर्स। और दूसरी ये एक हो गई, ठीक है। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी हो गई लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं ये कैसे चलती हैं, ये बिल्कुल ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। क्लियर है, ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी खड़ी ये चलती हैं। जैसे कौन सी तरंगे, जैसे हार्ट बीट कुछ ऐसे ही होता है ना, हार्ट बीट ऐसे होता है। तो हार्ट बीट की जो तरंगे होती हैं, जैसे ये क्या होती हैं, हार्ट बीट। ये पूछा जाता है, बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल तरंगे किस में चलेंगी, जैसे हार्ट बीट हो गई, ठीक है। जैसे कौन सी, साउंड वेव्स हो गई, कौन सी हो गई, साउंड वेव्स हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई। तो ध्वनि तरंगे भी कैसे चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल के रूप में चलती हैं। किसके रूप में चलेंगी, लॉन्गिट्यूड के रूप में चलती हैं। समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसी को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं, वह तरंगे जो चलने के लिए कोई माध्यम नहीं लेती हैं, माने इनके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मतलब क्या, वैक्यूम में भी चल सकती हैं, बल्कि वैक्यूम में ये सबसे तेज चलेंगी, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें मीडियम आता रहेगा उसकी स्पीड क्या होती है, हल्की हल्की कम होते जाती है। माने वैक्यूम में सबसे तेज, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में गैस, उसके बाद में फिर लिक्विड, उसके बाद में फिर सॉलिड में बिल्कुल नहीं चलेंगी। क्लियर है। फिर आते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव, माने यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती हैं जो क्या है, वह तरंगे होती हैं। अच्छा, उसके एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे प्रकाश की किरणें, है ना। और जैसे कौन, जैसे तुम्हारी एक्स रेज हो गई, जैसे गामा रेज हो गई, ठीक। तो अब बातें मैकेनिकल तरंगे वो होती हैं जो माध्यम की जरूरत होती है जिनको चलने के लिए, ठीक है। बिना माध्यम ये नहीं चल सकती, मतलब निर्वात में, वैक्यूम में नहीं चलेंगी। क्लियर है। तो कहां चलेंगी, सबसे ज्यादा जिसमें माध्यम होगा, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में सबसे तेज, उसके बाद में फिर लिक्विड, उसके बाद में फिर गैस। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल हो गया हार्ट बीट, है ना, हार्ट वेव्स हो गई या साउंड वेव्स हो गई। क्लियर है। चलो आगे अब हम लोग चलते हैं, अब अपने चैप्टर की तरफ। और हमारा चैप्टर आज का है कौन, साउंड, ठीक है, ध्वनि, ठीक है। इसको लिख के आप लोग, मैं मिटाने जा रहा हूं, लिख लेता हूं। अब हेडिंग डालिए सब लोग, साउंड, ठीक है। चैप्टर का नाम है साउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्या, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स जो है, मैंने जैसे बताया, पूरी की पूरी कंसेप्ट पर बेस है, ठीक है। और फिजिक्स में इसी वजह से मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको बार बार कंसेप्ट समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने क्या है, आपको मैं बायो पढ़ाया हूं, बायोलॉजी में आपको मैंने खूब पढ़ाया, खूब अच्छे से लगन लगा के पढ़ाया है और काफ़ी डीप पढ़ाया है। क्योंकि बायो में क्या है, बायो में जो चीज़ है वो चीज़ है। क्लियर है ना, वहाँ पर आप दिमाग नहीं लगा सकते हो। वो जो टेक्निकलिटी है, जो बायो की टेक्निकलिटी है, वो मैंने पढ़ाया, उसी से क्वेश्चन आपको डिट्टो वैसे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, बिल्कुल आपको डिट्टो वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है। मान लो भाई आया कि एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ निकलता है, और वो जो हार्मोन निकालता है वो ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है। अब लो, तो वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको बताया है कि एड्रेनलिन ग्रंथि जो है किडनियों के ऊपर होती है। समझ रहे हो, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किडनियों के ऊपर होता है, और वो एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, जो जिसको हम लोग 3F हार्मोन बोलते हैं। तो वो क्लियर है। लेकिन फिजिक्स में आपको मैंने कंसेप्ट बताया है, फिजिक्स में क्या बताया, कंसेप्ट बताया है। और वो कंसेप्ट से, और कंसेप्ट बता के आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, कुछ जहां पर जरूरत है उसके न्यूमेरिकल्स भी कराते हैं, ठीक है। इस वजह से कराते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना मतलब क्या है कि आपके, जैसे मान लो 2-3 चीजें मैंने एग्जाम्पल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है क्या कि आपको वही क्वेश्चन जो एग्जाम्पल मैंने लिया वही एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाए। क्लियर है, वो एग्जाम्पल, हाँ, कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
समझ रहे हो, कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको मैंने कंसेप्ट अगर बताया है कि थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन उसका बढ़ता है। और पानी का क्या है, पानी का कंसेप्ट अलग है, एक्सेप्शन है। पानी का क्या होगा, 4 डिग्री तक तो पहले घटेगा, उसके बाद में तब बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो। चलो अब हम लोग चलते हैं साउंड में। इसी वजह से बहुत अच्छे से क्लासें करना, ठीक है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझना, ठीक है। और वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। ध्वनि, साउंड क्या है? साउंड भी एक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा? एक ऐसी ऊर्जा जो वेव्स के रूप में निकलती है और जो कैसे बनेगी, जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा। साउंड इज एनर्जी विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन इन द बॉडी। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड नहीं निकलेगा। जैसे मैंने ऐसे मारा तो इसमें आवाज हुई। आवाज हुई कब? जब इसमें वाइब्रेशन हुआ। जब तक बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक ये आवाज नहीं निकलेगी। समझ में आया? जब तक आवाज तभी होगी जब उसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वाइब्रेशन होगा माने उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। आगे हम टेक्निकल शब्द अभी आगे समझेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो वाइब्रेशन होगी तभी जाके ये आवाज निकलेगी, ठीक है। दूसरी बात, साउंड कैसी वेव्स है? मैंने कहा ये वेव्स के रूप में चलती है, ये तरंग के रूप में चलती। कैसी ये तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल। और ये क्या है? ये एक प्रकार के मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे हैं। और यांत्रिक तरंगे को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, अभी बताया। तो माध्यम का मतलब क्या है कि ये सॉलिड में ये सबसे तेज चलेंगी, फिर उसके बाद में लिक्विड में, फिर उसके बाद में फिर गैस में। वैक्यूम में ये नहीं चलेंगी, वैक्यूम में ये नहीं चलेंगी। इसी वजह से साउंड जो है वैक्यूम में नहीं चलता है। आप निर्वात है, निर्वात में जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे में बिल्कुल निर्वात कर दो तो आप बोलोगे तो सुना ही नहीं देगा। पहली बात बोलोगे क्या? निर्वात होगा, आप जीवित ही नहीं रह पाओगे, सांस कहां से लोगी? क्लियर है। मान लो आप, जैसे क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर भैया इंसान कैसे, वहां निर्वात है। मान लो अंतरिक्षयान में निर्वात है, वहां इंसान बोलता है तो कैसे? वो क्या होता है, माइक्रोफोन लगे होते हैं, उसके द्वारा बोला जाता है। क्लियर है। चलो आगे समझो। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब इससे बहुत सारी चीजें लिंक होंगी। देखो साउंड मैंने क्या बताया, इसको क्या है, माध्यम की जरूरत होती है। अच्छा, माध्यम में क्या है, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी से मैं कई चीजें लिंक करूंगा। मैंने बताया कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में इसके मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, गैस में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्लियर है। ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। मैंने बताया कि सॉलिड में सबसे तेज क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास हैं। मान लो ये लोहे की चीज है, ठीक है। हमने क्या किया, एक हथौड़ा मारा, इसमें एक हथौड़ा मारा, तो जैसे ही हथौड़ा मारा तो ये वाला बड़ी तेज वाइब्रेट करेगा, बहुत तेज वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करके तो अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। और जैसे ही सब वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन बहुत तेज होगा, जिसकी वजह से आवाज क्या होगी, बहुत तेज आवाज होगी। क्लियर है। अब आते हैं लिक्विड में। इसमें मैंने हथौड़ा मारा, मान लो लिक्विड है, हथौड़ा तो नहीं मारेंगे। मान लो पानी भरा हुआ टब है, टब में पानी भरा हुआ, मैंने हाथ मारा इसे, तो बड़ी तेज थप से आवाज होती है। थप से आवाज होती है, लेकिन उतनी तेज नहीं होगी जितनी तेज मैंने यहां पर मारा था, जितनी तेज इसमें आवाज हुई थी लोहे वाले में। क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मैंने मारा तो भैया पता चला एनर्जी यहां से यहां तक मॉलिक्यूल जाने तक ही पता चला एनर्जी लॉस हो गई, ठीक। फिर उसके अंदर ये बेचारा ये कुत्ते वो वाइब्रेट किया, फिर इसने ये इसको दिया अपनी एनर्जी, तो इस यहां पर कुछ लॉस हो गई, फिर यहां कुछ लॉस हो गई। ऐसे करते करते क्या होता है, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल कम होने की वजह से वाइब्रेशन कम होता है। वाइब्रेशन कम होगा तो आवाज भी कम होगी, सिंपल सी बात है। फिर आओ गैस में। गैस में क्या हुआ, जैसे ये हवा है, ऐसे मैंने एकदम से मारा, कुछ आवाज हुआ, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है। पता चला मैंने क्या किया, ऐसे बड़ी तेज इसमें मारा तो पता चला इसको एनर्जी बड़ी देर में गई, और जाने के बाद में ये भैया यहां तक पहुंचाने में पता चला इसकी सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, गायब हो गई, आवाज ही नहीं हुई। समझ में आए। तो इस वजह से क्या होता है,
इस वजह से मैं कह सकता हूं कि सॉलिड में सबसे तेज आवाज होती है, लिक्विड में और कम होती है, गैस में और कम। इसी से एक कंसेप्ट बनता है, ये मैंने इसी वजह समझाया है। क्वेश्चन आता है क्या कि बताओ डेंसिटी ऑफ मटेरियल और ध्वनि में क्या रिलेशन होता है। तो ध्वनि में साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल माने डेंसिटी जो होती है, घनत्व, ऑब्जेक्ट का जो घनत्व होता है, ऑब्जेक्ट का घनत्व और वॉल्यूम में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जिसका घनत्व ज्यादा, घनत्व भाई किसका ज्यादा, सॉलिड का होगा, तो सॉलिड में सबसे तेज आवाज होगी और उसमें लिक्विड में कम और गैस में कम। अच्छा, सॉलिड में सबसे तेज होगी, लेकिन सॉलिड में भी किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, स्टील में मैक्सिमम होती है। किसमें, स्टील में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, स्टील में सबसे ज्यादा होती, सॉलिड में भी किसमें, स्टील में। मान लो आ गया ऑप्शन आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, नॉन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। क्लियर है, स्टील में सबसे ज्यादा। ठीक, तो मैंने बताया क्या कि वॉल्यूम जो साउंड जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, माने डेंसिटी जितनी ज्यादा तो इसकी आवाज भी उतनी ही ज्यादा। क्लियर है, पक्का। ठीक, एक और चीज आता है कि वॉल्यूम जो होती है, यह साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑल्सो। ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता, जो वातावरण में आर्द्रता है, इससे भी जो है साउंड डिपेंड करता है। साउंड कैसे भाई, सिंपल सी बात है, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं एक बात बताया हूं, एक बात से ही सब कुछ मैं लिंक कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, अभी गर्मी हो रही है, आपके आसपास क्या है, धूल, जो मॉलिक्यूल, जो वातावरण है उसमें पानी के मॉलिक्यूल कम है। क्लियर है, अभी बारिश हो जाए तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। आप जब चिल्लाओगे, अभी जैसे चिल्लाओगे तो आपकी आवाज उतनी तेज नहीं जाएगी, लेकिन बारिश हो जाए तो आपकी आवाज बहुत तेज जाएगी, क्योंकि क्या हुआ कि पानी के कण क्या हो गया, अब ये मान लो क्या है, एक वातावरण है, इसमें क्या पहले ड्राई था, मान लो अभी ड्राई है, तो इसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बारिश हुई तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल पास आ गए, मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आ गए। क्यों, क्योंकि पानी के कण आ गए, और पानी के कण आए तो क्या हुआ, इसकी डेंसिटी तो बढ़ गई, डेंसिटी भी बढ़ गई, और क्या हुआ, इसकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ी तो आवाज क्या होगी, तेज आएगी। यही कारण है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार आया भी है कि दिन के मुकाबले रात में आवाज तेज क्यों होती है, ध्वनि तेज क्यों होती है, क्योंकि दिन के मुकाबले रात में आर्द्रता ज्यादा होती है। समझ में, रात में क्या होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है। ठीक है, पक्का, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में, साउंड के बारे में, थोड़ी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर इसका लूज है, ढीला है कि सही है। ठीक है, कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ साउंड। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ साउंड क्या होता है, कैसे होता है, जरा एक ध्यान से समझना। ठीक, मान लो ये है, ठीक, ऐसे बनाया, ऐसे। ठीक है, देखो ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, एक तरंग बनाई है, इसी तरंग के रूप में जो है ध्वनि चलती है। ठीक, मैंने बताया था ना, ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल रूप में चलेगी, ऐसे तरंग के रूप में चलती है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अभी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो ऊपर वाले हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग क्रेस्ट। इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं इनको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। ठीक, नीचे वाले हैं तो इनको हम लोग ट्रॉ बोलते हैं। नीचे वाले को ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये मीन एक्सिस है, मीन माने मध्य रेखा। ठीक है, अब देखो कुछ बातें होती हैं। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, वो जरा हम लोग समझ लें। ठीक, यही है क्या ध्वनि का कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, ढीला है ना, ढीला है।
देखो ऐसे से चला जा रहा है। तो इससे बनता है सबसे पहला कैरेक्टर इसका वेवलेंथ। क्या बनती है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बनती। क्या है वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ माने जो क्रस्ट है ना, दो क्रस्ट के बीच की दूरी, दो क्रस्ट या दो क्रस्ट या दो ट्रॉ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और वेवलेंथ जो होती है, देखो लिख लो ये बात, वेवलेंथ लिखो और लिखो क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रॉ इज नोन एज वेवलेंथ, इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो क्या? इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, और इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे लैम्डा से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, लैम्डा से दिखाते हैं। पहली बात हो गई। ठीक, अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरी इसका कैरेक्टर क्या है? एम्पलीट्यूड आयाम। एम्पलीट्यूड आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो इसका खिंचाव हुआ है, इसका खिंचाव हुआ है मेन एक्सिस से, जो सबसे ज्यादा खिंचाव हुआ है वो ये हुआ है। तो ये जो दूरी होती है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको क्या कह सकते हैं? देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन एक्सिस। ठीक है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा खिंचाव अपने मध्य बिंदु से। ठीक है, इसको मीटर में नापते हैं, इसको मीटर में नापते हैं, इसको मीटर में नापते हैं, इसको मीटर में नापते हैं। तीसरी क्वालिटी है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, तीसरी क्वालिटी है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति समझो। आवृत्ति माने होता है ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, बहुत ध्यान से देखना इधर, ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई और यहां से आके फिर एक कंप्लीट, माने एक पूरा कंप्लीट क्रस्ट और पूरा एक कंप्लीट ट्रॉ, ये दोनों को मिला के क्या होता है? इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यही आवृत्ति जो होती है इसको पर सेकंड में नापा जाता है। आवृत्ति को पर सेकंड में नापा जाता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी बढ़िया आवाज होगी, उतनी सुरीली होगी। जितनी कम होगी उतनी जो है, उतनी क्या होगा? कर्कश आवाज होगी या मोटी आवाज होगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये आवृत्ति होती है। फिर आता है इसमें लिख सकते हो, लिखो वो फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी लिख लो, लिखो वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को लिखो, इसको मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज में जो है इसको नापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में इसको नापते हैं। फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। फिर चौथी चीज आती है इसमें टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, समय, आवर्तकाल कह सकते हो इसको, आवर्तकाल, समय। ये समय जो होता है 1/1 फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, 1/n। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट इनवर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या होता है? उसका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ये चीज हमारी जो है इसके कैरेक्टर हैं। कुछ बातें थी, इसको मैंने इस वजह से बताया क्योंकि आगे तुमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग ने फ्रीक्वेंसी पढ़ा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो पढ़ा है मैंने इसी वजह से आपको ये पढ़ाया है ताकि आपको आगे समझ में आए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी माने क्या होता है? आवृत्ति माने क्या होता है? जब एक कंप्लीट ट्रॉ और एक कंप्लीट क्रेस्ट, माने एक बार पूरा ऐसे एक बार ऐसे, माने पूरा एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है पर सेकंड में नापी जाती है। ठीक है, पर सेकंड में नापी जाती है। कितने, मतलब पर सेकंड में कितने बार ये, पर सेकंड में कितने बार ये। ठीक है, तो साउंड जो है हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साउंड जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कौन सा होता है? वो होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, या तरंग, कुछ भी कह सकते हो, या आश्रव्य तरंगे। ठीक
ठीक है, आश्रव तरंगे। ठीक है, आश्रव तरंगे क्या होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आश्रव तरंगे वो तरंगे होती हैं जब ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, ये फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में क्या हो, एक सेकंड में लेस देन 20 हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज में नापते हैं ना, लेस देन 20 हर्ट्ज, समझ लो। 20 हर्ट्ज माने 20 बार, एक सेकंड में 20 बार से कम है, अगर एक सेकंड में 20 बार से कम है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, या आश्रव। श्रव माने सुनना, आ माने ना, मतलब हम लोग को वो सुनाई नहीं दे सकती, हम लोग को वो सुनाई नहीं दे सकती। कहां से उत्पन्न होती हैं, जैसे कहां से, जैसे ये अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक भूकंप, अर्थक्वेक जब आता है ना, तो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। लेकिन कौन सुन लेगा, पालतू जानवर, जैसे कौन, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, है ना, जैसे बिल्ली हो गई, ये सब क्या है, पालतू जानवर हैं, ये पालतू जानवर इसको सुन सकते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं सोच सकते ही, ह्यूमन कैन नॉट हियर दिस मतलब वेव्स। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सुन पाएगा, डॉग, ठीक है, कैट, ठीक है, ये सब लोग सुन पाएंगे, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। क्लियर है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर, फिर दूसरा नंबर होता है ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल रेंज दूसरा होता है क्या, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल मतलब क्या, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, जो ये 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या है, पर सेकंड में क्या हुआ, पर सेकंड में 20 हर्ट्ज से हो या 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर हैं, तो हम लोग इसको क्या है, हम लोग इसको सुन सकते हैं। पर सेकंड में इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग सुन सकते हैं, इंसान सुन सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है कुछ इसी प्रकार से है। कितना होता है अभी हम बताएंगे, लिखाएंगे कैसा। ठीक है, कैसा होता है इसको हम लोग दिखाएंगे। क्लियर है। चलो, तो इसको कौन सुन पाता है, ह्यूमंस। ठीक है, इसको कौन सुन पाता है, ह्यूमन सुन पाते हैं। क्लियर है। इसी वजह से इनको ऑडिबल या श्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, श्रव्य तरंगे या ऑडिबल्स। ठीक है, तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे, हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य। मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा। आप कल्पना करो, एक सेकंड में 20,000 से भी ज्यादा अगर हैं, तो वो भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। समझ रहे हो, इतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, वो भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। वो कौन सुन पाएगा, जैसे डॉल्फिन सुन पाएगी। कौन सुन पाएगी, डॉल्फिन। और कौन सुन पाएगा, जैसे एलिफेंट सुन पाते हैं। ठीक है, एलिफेंट। ठीक है, और कौन सुन पाएगा, जैसे बैट, चमगादड़, है ना। और इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, सोनार में। सोनार कौन होता है, सोनार वो सराफा वाले नहीं, सोनार एक यंत्र होता है। ठीक है, एक तो इसका फुल फॉर्म बहुत आता है। सोनार माने साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखो, 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग इसको नहीं सुन पाएंगे। मगर इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसका हम लोग मेडिकल साइंस में या हम लोग इसको कई सारी चीज़ में जो है इस्तेमाल कर सकते। कैसे, जैसे डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया। बैट है चमगादड़, वो कैसे इस्तेमाल करेगा, आपने देखा होगा चमगादड़ जैसे आपके घर में घुसाया। ठीक है, आपके घर में अगर मान लो चमगादड़ घुसाया, तो वो क्या है, इसे इधर उधर घूमा करता, जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर से ये पराश्रव्य तरंगे निकालेगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है, और निकालेगा तो अगर कोई सामने दीवार है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, तो वो रिफ्लेक्ट करके तुरंत उसके बाद वापस आ जाएंगी। जैसे वापस आएंगे तो उसको मालूम चल जाएगा क्या आगे है, आगे कोई चीज है, ये फिर मुड़ जाएगा। ठीक, जब ये तरंगे वापस नहीं आएंगे तब समझ जाएगा क्या कि इसके पास कोई भी आगे सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, चला जाएगा। समझ में आया। ठीक, उसी प्रकार इसी टेक्निक्स पर जो है ये साउंड सोनार भी इस्तेमाल होता है।
ये सोनार जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाटर शिप में लगाया जाता है। वाटर शिप में लगाते ही इसका भी यही काम होता है, ये तरंगे भेजता है इस वजह से देखने के लिए कि आगे कोई पत्थर तो नहीं पड़ा है, कोई आइसबर्ग तो नहीं है, ठीक है। जब बिल्कुल साफ बिल्कुल चली जाती हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ रास्ता है। अगर मान लो टकरा के वापस आ गए, इसका मतलब कोई पत्थर या आइसबर्ग है, तुरंत रास्ता डेविएट कर लो। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। तो ये हो गया तुम्हारी अल्ट्रासाउंडिक वेव्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक। चलो अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसके बाद में यह हम लोग ने क्या पढ़ लिया, ये हम लोग ने तरंगे पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो, ठीक है, एक बात और समझ लो, यही फ्रीक्वेंसी में ही आगे भी हम बताएंगे। फ्रीक्वेंसी जो है, अब आपके दिमाग में बहुत लोगों के आ रहा होगा, ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं कभी, ठीक है, तैयारी नहीं कहीं पहली बार पढ़ रहे हैं, या मतलब नहीं भी पढ़े या नहीं जानकारी है, आपको दिमाग में आ रहा होगा साहब चलो 20 हर्ट्ज था, 20 हर्ट्ज के नीका में है फ्रीक्वेंसी, तब तो नहीं सुन पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन पा रहे हैं, तो 20,000 हर्ट्ज तो फिर क्यों नहीं सुन पाएंगे, वो तो और तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको तो हम लोग सुन लेना चाहिए। तो पहली बात आपको मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी का सुनाई देने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सिलर माने पतला और उसकी क्वालिटी को जो है मेंटेन करता है, समझ में है, ठीक। आवाज के लिए तेज आवाज कम आवाज उसके लिए इंटेंसिटी होती है, मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है, ठीक। चलो तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या, इसके आगे जो है हम लोग अब वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डेसिबल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कुछ रेंज के बारे में, ठीक है। रेंज मतलब कौन कितना, हम लोग कितनी रेंज तक हम लोग जो है सुन सकते हैं, और कितनी रेंज के बाद में ये चीज़ दिक्कत करती है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो अगर ह्यूमन की रेंज करें, ह्यूमन की बात करें, सबसे पहले हम इंसानी की बात करेंगे। नंबर 1 ह्यूमन रेंज, ह्यूमन रेंज की अगर बात करें, ठीक है, ह्यूमन रेंज की बात करें तो ये ह्यूमन रेंज जो होती है वो 20 इसको डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेंज क्या होती है, सुनने की वो क्षमता, ठीक है। ह्यूमन 20 से 80 डेसिबल, 80 डेसिबल, 20 से 80 डेसिबल मतलब क्या होता है कि कम से कम 20 होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 20 होनी चाहिए। 20 के नीचे होगी तो हमको ऐसे सुनाई नहीं देगी, नॉर्मली सुनाई नहीं देगी, हमको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा तब सुनाई देगा, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से, लेकिन 80 के ऊपर ऐसा नहीं कि 80 के ऊपर सुनाई नहीं देगा, 80 के ऊपर सुनाई देगा, लेकिन 20 और 80 के बीच में नॉर्मल है, हमारे कानों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज क्या होता है, अगर ये 90 डेसिबल के ऊपर चला जाए, प्लस चला जाए, तो इसी को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ध्वनि प्रदूषण इसी को कहते हैं। माने साउंड जो है 90 डेसिबल के ऊपर अगर चला गया तो क्या है, वो ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों के लिए बड़ा हानिकारक है। जैसे क्या, जैसे डीजे जगत राज है, डीजे उजे लगाते हो ना तुम लोग, हैं डीजे उजे खूब सुनते हो, हैं, तो डीजे का साउंड जो है 90 से स्टार्ट होता है, उसका मतलब जब डीजे स्टार्ट होगा मतलब 90 डेसिबल से 110 डेसिबल तक होता है वो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है उसको, इसी वजह से डीजे वाले बाबू हमेशा क्या है, हेडफोन लगाए रहते हैं, ठीक है। और लड़कियां कहती डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ठीक, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ठीक, समझ में। और बेबी को बेस पसंद है, और बेबी को जहाँ बेस पसंद, बेबी को तो बेस पसंद है, लेकिन बेबी कान खराब हो रहे हैं, समझ रहे हो, बेबी कान खराब हो रहे हैं, मालूम नहीं है उनको क्या है। डीजे वाले बाबू तो अपना वो लगा लिए हैं, लेकिन क्या है, बेबी को बेस पसंद, तो माँ बेस पसंद में नाच रही है जबरदस्त, ठीक, लेकिन क्या है, कान में इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है, चलो ह्यूमन रेंज ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल टॉकिंग, ठीक है, जनरल टॉकिंग माने समान बातचीत की अगर बात करें तो ये लगभग 45 डेसिबल से 65 डेसिबल तक होती है। मतलब जैसे हम लोग समान बातचीत करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, संवाद करते हैं, तो वो 45 से 65 डेसिबल का होता है। कोई तेज थोड़ा बोलता है, कोई नॉर्मल बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो करीब
50 डेसिबल, 40, 45, 50 डेसिबल के आ रहा है। बहुत तेज तेज बोलते हैं, इनकी आवाज़ बड़ी तेज होती है, समझ रहे हो। बहुत लोग होते हैं वो इतनी उनकी तेज आवाज़ होती है, वो बोल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लड़ रहे हैं, है ना, बड़ी तेज आवाज़ होती है। और उनसे कभी बोलो तो कहते हैं कि साहब मेरी आवाज़ ऐसी ही है, मेरी आवाज़ ऐसी इतनी तेज है, ठीक है। चलो, वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से उनकी आवाज़ तेज हो जाती है, ठीक है। फिर ये हो गया जनरल टॉकिंग। फिर जनरल टॉकिंग बात करें, फिर उसके बाद में क्या बात करें, जैसे हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट जो होती है ये करीब 15 डेसिबल की होती है, ठीक है, 15 डेसिबल। इसी वजह से आपको मैंने क्या बताया कि 20 डेसिबल से 80 डेसिबल ह्यूमन रेंज होती है, ठीक है। इसमें अगर बात करोगे तो नॉर्मल इंसान सुन पाएगा, लेकिन 15, अब हार्ट बीट कैसे नॉर्मल सुन रहे हो कि धक 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 हो रहा है, नहीं सुन पाते। अगर आपको सुनना है तो क्या है, आपको वो लगाओ, क्या, वो स्टेथोस्कोप लगाओ, ठीक, वो लगा दो, या तो फिर क्या है, आप कान यहाँ पर लगाओगे जब हार्ट के पास में, तब आपको सुनाई देगा हाँ कुछ हो रहा है ना, टुल्लू पंप काम कर रहा है अच्छे से, ठीक। चलो नेक्स्ट, चौथी बात करें तो उसके बाद में फिर चौथा आता है। चौथा क्या लिख लेते हैं, अरे डीजे वाले बाबू लिख लेते हैं, डीजे है। आगे तुम अपने अपने डीजे का नाम लिख लेना। मैं तो भाई डीजे जगतराज जानता हूँ, ठीक, डीजे जगतराज। डीजे कितने, 90 डेसिबल से 110 डेसिबल, 90 डेसिबल से 110 डेसिबल, ठीक। 90 बहुत ज़्यादा होता है भैया, इसी वजह डीजे कंटिन्यूस नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। रेलवे इंजन हॉर्न देखियो कितने ज़बरदस्त बजता है ना। रेलवे इंजन हॉर्न का देखियो कितने, एक बार बजा देगा बिल्कुल चीरते हुए जाता है, ठीक है। 120 डेसिबल, 120 डेसिबल, ठीक है। रेलवे इंजन हॉर्न 120 डेसिबल, ठीक है। फिर नंबर 6 में लिख दो वो एयरक्राफ्ट, ठीक है। फाइटर प्लेन लिख दो, फाइटर प्लेन करीब 140 डेसिबल, 140 डेसिबल, ठीक है। फाइटर प्लेन क्या है, 140 डेसिबल, बहुत तेज आवाज़ करते हैं, बहुत तेज, बिल्कुल कान समझ लो फट जाएंगे जब ये आता है, ठीक है। ये और कब ये आवाज़ कब की है, ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ, ठीक है, जब ये उतरता है और जब ये हवा उड़ान भरता है, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त तेज आवाज़ होती। मेरा घर चूंकि एयरपोर्ट के पास में ही, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ सुना है, आता नहीं, 1-2 बार बस खाली गुजरा है, तो इतनी तेज आवाज़ होती है, ज़बरदस्त, समझ रहे हो। चलो आगे लिखो रॉकेट एंड मिसाइल, ठीक है। 7 नंबर में लिखो रॉकेट एंड मिसाइल, ठीक है। 160 डेसिबल, ठीक है। रॉकेट एंड मिसाइल 160 डेसिबल। इंडस्ट्रियल हॉर्न, ठीक है, इंडस्ट्रियल हॉर्न जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो। 190 से लेकर 230 डेसिबल। इंडस्ट्रियल हॉर्न नहीं जानते हो। इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा जो कई कंपनियां होती हैं, उसमें क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में, लंच में और इवनिंग में क्या होता है, हॉर्न बजता, बड़ी तेज हूं करके बड़ी तेज जो है हॉर्न बजता है, बहुत तेज सायरन बजता है। इंडस्ट्रियल सायरन उसको बोलते हैं। हॉर्न बोल लो या सायरन लिख दो, इंडस्ट्रियल सायरन लिख दो, ठीक है। हॉर्न ना बोलो, ये सायरन होता है, सायरन बजाया जाता है, ठीक है, सायरन बजाया जाता है। ये सायरन कई चीज़ के लिए बजाया जाता है। जैसे मान लो क्या सुबह क्या है, एम्प्लॉयज़ का जो है ऑफिस जो लगता है उसके लिए, और लंच में, और उसमें लास्ट में जब ऑफिस छुट्टी होती है, ठीक है, तब। ये क्या है, इमरजेंसी में भी बस बजाया जाता है। मान लो कोई इमरजेंसी होता तब भी ये बजता है, ठीक है, लेकिन वो उसका टोन अलग होता है इमरजेंसी वाला, समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग साउंड सिर्फ स्टार्ट किए हैं। इतनी बात आज की समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। आज की बात अगर समझ में आई तो बहुत अच्छे से आगे की क्लास का इंतज़ार करना और पीछे की क्लास का रिवाइज करना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नहीं किए उसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर किया करो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप लोग बढ़िया सब्सक्राइब करके शेयर किया करो और लोगों से सब्सक्राइब किया करो, लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक।
ठीक है, कमेंट करोगे तभी तो हमको मालूम चलेगा क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट है, कोई चीज़ इंप्रूव करने वाली है या अच्छा है तो अच्छा लिख दो। क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू सो मच।